तो ब्रिक्स संगठन आपका ये 5 देशों के अक्षरों के पहले लेटर से बना हुआ है। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका। ये 5 विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन 5 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा साथ में मिल करके एक दूसरे को सहयोग करने के लिए इन अर्थव्यवस्थाओं ने अपने आप को एक संगठन के रूप में बांधा है जिसका नाम है ब्रिक्स संगठन। ठीक है, तो विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है ब्रिक्स। पहले तो आपको यह समझना है, जैसे G7 है, G7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, वैसे ही विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ब्रिक्स संगठन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं 5 देश एक बार याद करते हैं। बी से ब्राज़ील, फिर आर से रूस, फिर आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं। शुरुआत में साउथ अफ्रीका नहीं था इसमें। शुरुआत में जब ये 2009 में मतलब ये संगठन की औपचारिक रूप से बैठ के प्रारंभ हुई थी, वैसे देखा जाए तो शुरुआत हुई थी 2006 में, ये मिले थे पहली बार। 2009 से औपचारिक रूप से बैठक और 2009 में ही ब्रिक्स का स्थापना हुई। तो पहले ये 4 कंट्री थे, फिर इनके द्वारा एक जो है आपका साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी लिया गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका को, तो टोटल 5 हो गए। 2010 में इसकी एंट्री होती है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इनके द्वारा ब्रिक्स बैंक भी बनाया गया है ना। तो ब्रिक्स बैंक जो है वो भी इन 5 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करेगा। तो वो चीन में है उसका मुख्यालय। ठीक है, तो ब्रिक्स बैंक के बारे में समझेंगे, इसकी संरचना के बारे में समझेंगे। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका। ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सहयोग करना, आपस में एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करना, अंतरराष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो इसमें सुधार की मांग करना, यूनाइटेड नेशन में लोकतांत्रिकरण करना, यूनाइटेड नेशन में भी अपने आप को जोड़ने की बात करना, या कहें कि सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करना, आतंकवाद का उन्मूलन करना। ऐसे ये विभिन्न मुद्दे जो हैं जिनको लेकर के ये इनकी मांग है। इसके अलावा सहयोग की बात करें तो आपस में आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और बाजार और ऊर्जा के क्षेत्र में ये क्या चाहते हैं, आपस में सहयोग करना चाहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, ब्रिक्स एक तरीके से जो एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका के लीडरशिप पे बन रहा था, या फिर ये कह सकते हैं कि विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, इन सब पे जो लीडरशिप है अमेरिका की, उसके खिलाफ उपजा ये एक तरीके से एक द्विध्रुवीय विश्व को बनाने के लिए या प्रतिसंतुलित करने के लिए एक संगठन, एक ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ब्रिक्स के महत्व की बात करें तो लगभग पूरे विश्व की 3 अरब की जनसंख्या, यानी पूरे विश्व की 42% जनसंख्या इन देशों में रहती है। इन देशों में लगभग टोटल GDP का 23% इन देशों के द्वारा योगदान किया जाता है। विश्व व्यापार में ब्रिक्स देशों द्वारा लगभग 17% का योगदान किया जाता है और इन देशों को 21वीं सदी का विकास इंजन कहा जाता है। यानी कि आने वाले समय पे यही देश हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करेंगे, वर्ल्ड पावर के तौर पे आगे आके खड़े हो जाएंगे। तो इनमें उभरता हुआ एक ऐसा बाजार है, निवेश बाजार है, बहुत आने वाले समय पे एक सुपर पावर के तौर पे एक कंट्री निकल के आएंगी। ठीक है, तो ब्रिक्स के लिए भारत का क्या महत्व है, ब्रिक्स क्या है, ये सब चीज़ों को एक एक करके क्रम से लिख लो, हेडिंग डाल लो। ब्रिक्स, इसको ब्रिक्स ही बोलते हैं, दूसरा इसका कोई नाम नहीं है। ब्रिक्स को लिखिए, ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह के लिए संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। इसमें
ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चीन, साउथ अफ्रीका, 5 देश सम्मिलित हैं। ये 5 देश सम्मिलित हैं। जिनके नाम के प्रथम शब्द से ब्रिक्स की रचना हुई है। ब्रिक्स की रचना हुई है। इनकी स्थापना जून 2006 में तथा पहली औपचारिक बैठक 2009 में हुई है ना। सबसे पहली बार ये 2009 में आपस में मिले। इसके बाद 2010 में अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। ठीक है, स्थापना कब हुई इनकी? जून 2006 में। पहली औपचारिक बैठक कब हुई इनकी? 2009 में। 2009 में संपन्न हुई। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर यह ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स में पहले यस हटा दीजिएगा, पहले ब्रिक होगा BRIC, फिर ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से यह ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। देखिए, इसका शिखर सम्मेलन होता है 5 देशों के। इसका कोई ऐसा संगठन नहीं है प्रॉपर कि इसका कहीं मुख्यालय बना दिया गया हो या फिर कोई इसका सचिवालय हो। इसमें 5 देशों के सर्वोच्च नेता हर साल जो है आपस में मिलते हैं। अभी 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जून में मनाया गया था, जून में हुआ था। ठीक है, तो पहले ये चीन में हो रहा था। भारत सरकार के द्वारा इसका विरोध किया गया, परिणाम स्वरूप इसको वर्चुअल कराना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये गलवान वैली वाला जो पूरा मैटर चल रहा था, तो भारत ने विरोध किया कि हम चीन में ब्रिक्स सम्मेलन में सम्मिलित होने नहीं जा सकते। ठीक है, या तो चीन पहले इस मैटर को सुलझाए, तो फिर उसको कहा गया कि विवाद बढ़ाने से अच्छा कि वर्चुअल कर लेते हैं। तो फिर वर्चुअल शिखर सम्मेलन अभी हुआ था। ठीक है, तो इसमें एक वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है जिसमें किसी न किसी देश को मेजबानी दी जाती है, और मेजबानी में ही अध्यक्षों के द्वारा हर साल जो है एक नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये इसका मतलब एक तरीके से कोई प्रॉपर वैसा मुख्यालय और ऐसी संरचना नहीं बनाई गई है। तो लिख लीजिए, ब्रिक्स संगठन के रूप में मौजूद नहीं है। ब्रिक्स किसी संगठन के रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन यह 5 देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। 5 देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। वार्षिक शिखर सम्मेलन है। अब देखो ऐसे होता है, इसकी जैसे ये नाम है ना, जैसे ब्रिक्स लिखा है, तो पहले ब्राजील करेगा, फिर उसके बाद रसिया करेगा, रसिया के बाद इंडिया करेगा, फिर चाइना, फिर साउथ। तो अभी चाइना ने किया, अब अगला साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद फिर ये मतलब नाम के हिसाब से इसके फोरम के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस के बाद इसी लेटर का यूज करते हुए। तो इसको लिख लो, शिखर सम्मेलन है। संक्षिप्त नाम ब्रिक्स के अनुसार फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच वार्षिक रूप में की जाती है। फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच वार्षिक रूप में की जाती है।
पिछले एक दशक में ब्रिक्स सहयोग का विस्तार, 100 से अधिक क्षेत्रीय बैठकों के वार्षिक कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए किया गया। पिछले एक दशक में ब्रिक्स सहयोग का विस्तार 100 से अधिक क्षेत्रीय बैठकों के वार्षिक कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए किया गया। हेडिंग डाल लीजिए ब्रिक्स का उद्देश्य। ब्रिक्स का उद्देश्य, पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सहयोग करना। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सहयोग करना। नंबर 2, आपस में आर्थिक सहयोग करना। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं IMF तथा विश्व बैंक में सुधार करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं IMF तथा विश्व बैंक में सुधार की मांग करना। आपस में आर्थिक सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं IMF तथा वर्ल्ड बैंक में सुधार की मांग करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण करना। अब बाकी कितने भी मुद्दे जोड़ लो, सारे मुद्दों में ये देश जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, ये सारे आते हैं। सतत विकास, यूनाइटेड नेशन का लोकतांत्रिकरण करना। अगला पॉइंट आतंकवाद का उन्मूलन करना। आतंकवाद का उन्मूलन करना। नेक्स्ट, लास्ट है आपका पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन में, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में सहयोग करना। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सहयोग के क्षेत्र। सहयोग के क्षेत्र चाहे पॉइंटों में लिखना हो पॉइंटों में लिख लेना, चाहे एक ही लाइन में लिख लेना। आर्थिक एवं वित्तीय, पहला पॉइंट है आर्थिक एवं वित्तीय। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा सहयोग है आपका स्वास्थ्य एवं शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा, तीसरा सहयोग है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। नेक्स्ट है सुरक्षा। नेक्स्ट है व्यापार एवं ऊर्जा। व्यापार एवं ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए ब्रिक्स का महत्व। ब्रिक्स का महत्व, देखिए यह संगठन विश्व के लगभग 3 अरब जनसंख्या, यह संगठन
विश्व के लगभग 3 अरब जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व की लगभग 3 अरब जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन देशों की अर्थव्यवस्था विश्व की कुल अर्थव्यवस्था में, इन देशों की अर्थव्यवस्था विश्व की कुल अर्थव्यवस्था में लगभग 23% का योगदान करती है। विश्व व्यापार में ब्रिक्स देशों का, विश्व व्यापार में ब्रिक्स देशों का लगभग 17% योगदान है। लगभग 17% योगदान है। विश्व व्यापार में ब्रिक्स देशों का लगभग 17% योगदान है। नेक्स्ट, इन देशों को विश्व अर्थव्यवस्था का, इन देशों की अर्थव्यवस्था को, इन देशों की अर्थव्यवस्था को 21वीं सदी का विकास इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट, यह उभरता हुआ निवेश बाजार और शक्ति संपन्न क्षेत्र है। यह विश्व का उभरता हुआ निवेश बाजार और शक्ति संपन्न क्षेत्र है। तो 5 इसमें से अमेरिका, चाइना, माफ करेगा, इंडिया, चाइना, रसिया, ये 3 तो अपने आप में सुपर पावर वाले देश हैं। बाकी लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील हो गया और दक्षिणी अफ्रीका भी अपने आप में, तो ये 5 देश मिल जाएं तो अपने आप में बहुत ज़्यादा आर्थिक और शक्ति संपन्नता के साथ साथ जो है विभिन्न प्रकार के, खासकर सबसे बड़ा यहाँ पे वर्क फोर्स है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये इस आधार पे बहुत इम्पोर्टेंट संगठन के तौर पे उभरा है। हेडिंग डालिए, ब्रिक्स का भारत के लिए महत्व। अब मुझे बताइए कि क्या महत्व हो सकता है, भारत किस तरीके से ब्रिक्स का बेनिफिट ले सकता है, बताइए। IMF और वर्ल्ड बैंक के एवज में ज़रूरत इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि ब्रिक्स बैंक के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है। एक बैंक बनाया गया है, कब बनाया गया? 2014 में ब्राज़ील में फोर्टालेजा में 6वां ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था, उसमें जो है एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इस न्यू डेवलपमेंट बैंक से भी भारत की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और आतंकवाद का मुद्दा, चूंकि सबसे ज़्यादा इसमें आतंकवाद ग्रसित क्षेत्र या आतंकवाद से जुड़े हुए पीड़ित देश हमें, तो हमें प्रॉब्लम फेस करना नहीं होगा। नेक्स्ट, बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण हो जाएगा। शक्ति संतुलन में भारत ये चाहता है, भारत की विदेश नीति ये चाहती है कि एक बहुध्रुवीय विश्व बन के रहे। हम नहीं चाहते कि कभी शक्ति किसी एक केंद्र पर ही सीमित रहे, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन में सदस्यता की एक हमारी मजबूती हो जाएगी, ब्रिक्स के साथ हम रहेंगे तो। और किसके लिए? शांति सुरक्षा हो गया। व्यापार अर्थव्यवस्था कोई मतलब ही नहीं रखती है क्या? भारत के लिए ब्रिक्स चूंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है और भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहा है, तो ऐसे में भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के पूर्ति के बाद जो हमें बाजार चाहिए होगा, मार्केट चाहिए होगा, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं हमारे पास। खासकर ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ये भारत के निर्यात के लिए सबसे बड़े साझीदार बन सकते हैं। और पर्यावरण जलवायु एक मुद्दा है, ठीक है। और ऐसे करके जोड़ते जा रहे हैं, चलो एक एक करके छापते जाओ। हाँ,
से दिन बाद उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पे एक पेशकश रखी, जिसमें बार बार चाइना जो है वीटो कर दे रहा है उस प्रस्ताव में। कुछ मुद्दे पे एक समान ब्रिक्स के देश नहीं आ पा रहे हैं, इसमें चाइना ये ब्रिक्स के अंदर ये बात नहीं हुई है, वो यूनाइटेड नेशन में चाइना का मैटर है। तो आप यूनाइटेड नेशन को ब्रिक्स को साथ लेकर के मत चलिए। चाइना संघाई सहयोग संगठन में क्या करेगा, उसको ब्रिक्स को लेना देना नहीं है। चाइना यूनाइटेड नेशन में क्या कर रहा है, उसमें ब्रिक्स को लेना देना नहीं है। ब्रिक्स को लेना देना है जब ये 5 देशों का मंच क्या कर रहा है, समझ रहे, वहाँ वो एक दूसरा स्थान हो गया, दूसरा प्लेस हो गया, वहाँ पे उसकी नीति अलग है, यहाँ पे उसकी नीति अलग है ना। तो आपको पहले तो संगठनों को ओवरलैप नहीं करना कि हम सार्क के मुद्दे जाकर कहाँ उठाएंगे। अब जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान जो है दोनों सार्क में भी हैं और संघाई सहयोग संगठन में भी हैं, तो कल के दिन पाकिस्तान पहले सार्क में जाके मुद्दे उठाता रहा कि ये कश्मीर 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 का राग अलापता रहा, अब संघाई सहयोग संगठन में जाके अलापने लग जाए, या कल के दिन राष्ट्रमंडल खेलो वहाँ पे जाए, राष्ट्रमंडल में भी साथ में है। तो ऐसा नहीं होता है, वो उसको पता है किस मंच में क्या बोलना है। यदि वो कहीं पे बोलेगा तो इसका मतलब फिर भारत उसका विरोध भी करेगा, भारत भी उसके, तो इसलिए वो वहाँ पे हर जगह पे सेम स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, समझ रहे हैं। ग्रुप वाइज कई बार पाकिस्तान तो करता भी है कई बार कि सेम मुद्दे उसे एक ही पता है, भारत विरोध, यदि भारत है तो इस मंच में उस पे ही उस मंच का प्रयोग करता है। तो चाइना यहाँ पे ब्रिक्स में क्या उसका बिहेवियर होगा और ब्रिक्स के बाहर क्या होगा, ये ब्रिक्स को इससे कोई दबाव नहीं बना सकता इस पे ब्रिक्स, ठीक है। और ये बात सही है कि अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें से एकमतता नहीं हो सकती है, जैसे कि हम चीन की बहुत सारी पॉलिसीज है जिनको हम खुद रिजेक्ट करते हैं, है ना। तो इस कारण से चीन को थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। लेकिन हाँ, ब्रिक्स का सदस्य है, एक पार्टनर है, विकसित अर्थव्यवस्था बनने की होड़ में है, सबसे आगे है, ठीक है। तो हम उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। पहला लिखिए ब्रिक्स भारत के लिए, कभी भी देखिए आपको कभी भी लिखना है, कभी महत्व की बात किसी भी संस्था के लिए, सबसे पहला महत्व लिखा करिए इकोनॉमिक, श्रेणीकरण बनाइए, आर्थिक महत्व सबसे पहले डाला जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था जिस दिन कोई भी कंट्री के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसकी इकोनॉमी है, ठीक है ना, बाकी सब दोयम दर्जे में रखिए। पहले इकोनॉमी मजबूत होगी तो सुरक्षा मजबूत होगी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा भी जरूरी, पर पहले पैसा तो होगा आपके पास, बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहले कभी भी पॉइंट डालना है तो इकोनॉमी का पॉइंट पहले डालिए, ठीक है। तो लिखिए ब्रिक्स भारत के व्यापार का संभावित केंद्र है, ब्रिक्स भारत के व्यापार का संभावित केंद्र है। आत्मनिर्भर भारत तथा एक निर्यातोन्मुखी भारत, आत्मनिर्भर भारत तथा एक निर्यातोन्मुखी भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत एवं निर्यातोन्मुखी भारत के लिए ब्राजील और तथा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका भारतीय निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट, निवेश की दृष्टि से निवेश की दृष्टि से चीन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिक्स देशों का सहयोग आवश्यक है।
ब्रिक्स देशों का सहयोग आवश्यक है। नेक्स्ट, आतंकवाद के प्रसार को रोकने में भारत की मदद के लिए यह संगठन महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के प्रसार को रोकने में भारत की मदद के लिए यह संगठन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को उसके बुनियादी ढांचे भारत को उसके बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और उनका लाभ उठाने में मदद करेगा। सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और उनका लाभ उठाने में मदद करेगा। ठीक है, ब्रैकेट में यहीं पे कहीं पे लिख लीजिए न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक लिखिए वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, हस्ताक्षर किए। इस बैंक के द्वारा अब तक 70 बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये चीन पे है, आपका चीन में अवस्थित है। ठीक है, इस बैंक के द्वारा अब तक 70 बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इसका मुख्यालय चीन में अवस्थित है। ठीक है, तो ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक चाइना में अवस्थित है। एक काम और किया गया, जब फोर्टालेजा में छठा भी शिखर सम्मेलन चल रहा था, उस समय आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की बात की गई कि कभी वैश्विक वित्तीय संकट आता है तो ब्रिक्स राष्ट्रों को क्या किया जाएगा, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था लगभग $100 बिलियन की एक रिजर्व बना दिया गया है कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें। साथ ही वैश्विक वित्तीय संकट की संभावना के मद्देनजर ब्रिक्स राष्ट्रों ने
वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स राष्ट्रों ने छठे शिखर सम्मेलन में फोर्टालेजा घोषणा के दौरान फोर्टालेजा, जैसे अभी श्रीलंका है, श्रीलंका एक वित्तीय संकट से गुजर रहा है, वैसे ही भारत का भी वित्तीय संकट से गुजरे तो हमें जरूरी नहीं कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक भागे, हमारे पास न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है जहां से हम मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये समझिए एक बहुत बड़ी बात है, इसको मतलब आप साधारणतः मत देखिएगा, क्योंकि हाँ विश्व में अभी बहुत बड़ी संस्थाएं नहीं है जो वित्तीयन करें। एक तो है तो अमेरिका के प्रभुत्व में है वर्ल्ड बैंक, IMF, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो आपका जापान के प्रभुत्व में है, जापान का पैसा लगा है वहाँ पे, और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है इसमें अभी चाइना का है स्टेक इसमें ज़्यादा। चाइना ने बाकी एक आपका एक और बनाया है AIIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के तौर पे, तो वो भी चाइना के प्रभाव क्षेत्र में। बट इसमें मतलब पैसा है ज़रूर चाइना का, इसमें चाइना ने काफ़ी पैसा लगाया है, लेकिन ये ओवरऑल भारत का भी इसमें पूरा स्टेक है, भारत भी इसमें बराबर का साझेदार है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने लिए एक अलग ही एक ऐसी बॉडी बना रहे हैं जो आने वाले समय पे डेवलपमेंट में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में हर जगह पे हमें वर्ल्ड बैंक और IMF के चंगुल से बचा पाएगा। विकल्प होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसी बात को लिख रहे थे हम लोग, कहाँ पे हैं? छठे ब्रिक्स सम्मेलन फोर्टालेजा घोषणा के दौरान ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, इसको बोलते हैं CRA, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई। CRA का उद्देश्य और एक आपको और मज़े की बात बताएं, जैसे अभी स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के बारे में आपको पता होगा। स्विफ्ट भुगतान प्रणाली का काम होता है पूरे विश्व के बैंकिंग लेन देन को आपस में जोड़ने का काम करती है, उसको बोलते हैं स्विफ्ट प्रणाली। जैसे विदेश से आपको पैसा मंगवाना है अपने बैंक में तो स्विफ्ट BIC नंबर लगता है, वो नंबर आपका, उसी से आपका ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि वो बैंकों की पहचान जो है एक यूनिक पहचान, कंट्री वगैरह सबको जो है उसमें कोडिट किया जाता है। तो अभी यूक्रेन संकट में रसिया को बाहर कर दिया गया, तो आनन फानन में फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा क्या किया गया, एक नई प्रणाली डेवलप की गई जिसका नाम था ब्रिक्स भुगतान प्रणाली। तो अभी बनाई गई है ये रसिया के लिए, ताकि वो इन देशों के साथ कनेक्टेड रहे। तो ये देखिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव लेकर के आए, ब्रिक्स भुगतान प्रणाली से कनेक्ट कर दिया इतने कंट्री को, रसिया को अलग नहीं होने दिया। हाँ, भारत इस पे पेमेंट भी रसिया को कर रहा है। ठीक है, CRA का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने, वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प में के रूप में स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में ब्रिक्स भुगतान प्रणाली को आरंभ किया गया है। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली का आरंभ किया गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। इसलिए यह एक नई तत्कालिक व्यवस्था विकसित की गई है। इसलिए यह एक
नई तत्कालिक व्यवस्था विकसित की गई है। इसके साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, परिवहन के समन्वय और सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाँ देखिए, ये क्या है कि सीमा शुल्क समझौते का मतलब ये है कि जो विश्व ब्रिक्स देश हैं, 5 देश, ये आपस में यदि एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे या कुछ भी करेंगे तो सीमा शुल्क कैसा रखा जाएगा, कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क का मतलब समझते हैं, जब कोई एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसकी सीमा पे लगने वाला शुल्क, कस्टम ड्यूटी जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। तो वो शुल्क 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है कि FTA कर देते हैं, फ्री ट्रेड, कि भैया ना तुम मुझसे लोगे ना मैं तुमसे दूंगा। और दूसरा होता है कि नॉमिनल रहे, जैसे कि मान लीजिए अभी अमेरिका के साथ क्या होता है, भारत सरकार वो सभी गुड्स जो अमेरिका के कंपनियों के द्वारा भारत में नहीं बनाए जाते पर बेचे कहाँ जाते हैं, मार्केट किसकी है, भारत की। जैसे एप्पल फोन, आप अभी दुबई में जाके लेके आइए इसी फोन को, यहाँ पे 1 लाख रुपए का मिलेगा, पर वहां जाके लेंगे तो कितने का मिलेगा, मुश्किल से आपको 40-45 हजार रुपए का फोन है ये। तो सरकार ने क्या किया, इसमें 100% 200% की कस्टम ड्यूटी लगा दी, प्रोडक्ट को क्या कर दिया, महंगा कर दिया। अब उसके ऊपर एक दबाव है, हमने मना नहीं किया। अभी फोर्ड इंडिया, आपको आपने देखा ना, फोर्ड यहां से चला गया, क्यों चला गया। या हार्ले डेविडसन, पहले हार्ले डेविडसन एक बाइक आती है, आप लोगों ने देखी नहीं होगी, देखिए, वो 10 लाख से स्टार्ट नहीं है, उस पे 200-300% का टैक्स लगा रखा है भारत सरकार ने। तो भारत सरकार का कहना है कि आप यदि भारत की बाजार को यूज कर, इसको बोलते हैं संरक्षणवाद, हम अपने अंदर के बाजार, नहीं तो आप खुद सोचिए यदि एप्पल के फोन यहां पे आके 10-10, 15-15, 20-20 हजार के बिकने लग जाए तो हमारी मार्केट का क्या होगा। तो हमने क्या किया, अपनी मार्केट को संरक्षित करने के लिए इनसे, या तो आप यहीं पे आके बनाओ और फिर हमारी मार्केट को बेचो, कोई दिक्कत नहीं हमको, हम आपसे उतना टैक्स नहीं लेंगे। पर यदि आप हमारी मार्केट में, जैसे अभी आप खुद देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर आपका ताइवान से आता है, बाकी आसियान कंट्रीज हैं वहां से भी हम इंपोर्ट करते हैं। और अभी बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर क्राइसिस हो गया, मतलब आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाके देखिए, हाँ, गाड़ियों की डिलीवरी आपको टाइम से नहीं मिलेगी, 1-1 साल की वेटिंग चल रही है गाड़ियों की। और जो सेल थी भारत में वो पूरी ड्रिप हो गई, मतलब काफी ज्यादा गिर गई, क्योंकि गाड़ियां लेने वाले तो बहुत खड़े हैं पर गाड़ियां ही नहीं है वहां पे, तो गाड़ियां महंगी बहुत हो गई। मतलब आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो गाड़ियों के रेट बहुत तेजी से बढ़े हैं कोविड के दौरान, जबकि होना चाहिए उल्टा, है ना। अभी नए मॉडल जैसे ही आ रहे हैं वैसे ही गाड़ियों में लंबी वेटिंग लग जा रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अब भारत सरकार ये सब चीजें चाहती है कि भारत में बने, और जो यदि बाहर से आके भारत की मार्केट को यूज करे तभी तो आत्मनिर्भर भारत हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना अपनी बाजार को। या तो भारत के अंदर बनाओ, जैसे एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है भारत की मार्केट पे। उनको लग रहा है कि इतनी बड़ी बाजार है, इतना बड़ा मार्केट है, और आने वाले समय पे इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट भी कर लिया है। बट भारत सरकार कहती है आप यहीं प्लांट लगाओ ना, हम चाहते हैं यहां प्लांट लगेगा तो रोजगार भारत को मिलेगा, हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे इतना। लेकिन आप चाहो कि आप चाइना में बनाओ और भारत में बेचो तो फिर भारत आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो फिर हम टैक्स लगाएंगे 200-300% का। तो बिल्कुल, तो इसीलिए हमारा मेन भारत का मोटिव, भारत सरकार का ये है कि अब आइए आप भारत में बनाइए, मेड इन इंडिया करिए इसको,
है ना, भारत में आकर के बनाइए और आकर के फिर आप कहीं भी बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सब चीज़ें हम देने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं पे इसको लेकर के ही ये सीमा शुल्क समझौते होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट की आप नॉमिनल चार्जेस रहें या फिर आपस में डिस्कशंस हो जाते हैं कि भाई टैक्स हम इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे ताकि व्यापार हमारा सुगमता पूर्वक होता रहे। और नहीं, खुद सोचिए, अभी बीच में ट्रंप क्यों भड़के थे? ट्रंप भड़क गए थे, उन्होंने कहा कि हम आपके सामान को कोई टैक्स नहीं लेते, कितना नॉमिनल टैक्स लगाते हैं, आप हमारी गाड़ियों में 300% का टैक्स लगा रहे हो, तो हम भी लगाएंगे, जाओ आपका भी प्रोडक्ट यहाँ महंगा हो जाएगा। बीच में किया था ट्रंप ने, है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये हर एक गवर्नमेंट कर सकती है जो वो चाहे, क्योंकि हम किसी भी देश के प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकते, ब्लैक लिस्टेड नहीं कर सकते। तो लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास टैक्स होता है कि हम टैक्स बढ़ा दें, घटा दें, तो प्रोडक्ट महंगा और सस्ता हो जाएगा और आप लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की खरीदना आप लोग कम कर सकते हैं। जो चीज़ महंगी आएगी, अब एप्पल फ़ोन कितने लोग लेते हैं? नहीं लेते, क्योंकि महंगा बहुत है, कॉस्टली बहुत है, इसलिए लोग जो है उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं बात को। तो यही है। नेक्स्ट कहाँ पे है? ये हो गया सीमा शुल्क समझौता, एक हो गया। आगे लिखिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के द्वारा उपग्रहों का एक रिमोट सेंसिंग तारामंडल लॉन्च किया गया है। उपग्रहों का एक रिमोट सेंसिंग तारामंडल लॉन्च किया गया है, जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं, जिसमें 2 भारत के हैं, 2 चीन के हैं, 1 रूस का है और 1 ब्राजील और चीन दोनों ने आपस में सहयोग से विकसित किया था। 2 भारत, 2 चीन, 1 रूस और 1 आपका ब्राजील और चीन के सहयोग द्वारा विकसित किए गए। चीन के सहयोग से, ठीक है। अब ब्रिक्स को लेकर चुनौतियां क्या क्या हैं? अब जैसे आपने मुद्दा उठाया था कि भाई चीन तो अलग ही राग अलापता है आतंकवाद के मुद्दे पे, ये सब पे, ये चुनौतियों में आएगा। लिखिए, ब्रिक्स को लेकर चुनौतियां। पहला चुनौती क्या है? भारत और चीन के विचारों में असमानता है। चीन क्या है, ब्रिक्स को अपने उत्थान के लिए प्रयोग करना चाहता है। भारत चाहता है कि ब्रिक्स एक क्या बने, अल्टरनेटिव बने पश्चिमी देशों के लिए, एक तरीके से ये पश्चिमी देशों के साथ एक क्या करे, प्रतिस्पर्धा करे। ठीक है, तो भारत का सोच अलग है ब्रिक्स के लिए और चीन का सोच अलग है, पहली बात तो ये। फिर दूसरा, चीन के द्वारा ब्रिक्स प्लस की बात की गई है, कह रहा ब्रिक्स प्लस होना चाहिए। ब्रिक्स प्लस मतलब ब्रिक्स प्लस पाकिस्तान और श्रीलंका भी होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, ब्रिक्स प्लस जो उसकी, ये भारत विरोधी भावना नहीं है कि आप भारत के विरोध में ब्रिक्स को बनाना चाहते हो। हम पाकिस्तान को तो कहीं भी किसी भी हालत में इस संगठन में नहीं लाना चाहते। फिर पाकिस्तान किस आधार पे, और श्रीलंका का दूसरा कोई आधार नहीं बनता। ये तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अल्टरनेटिव के तौर पे एक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका इसमें जुड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा, जो डोकलाम में हुआ, जो गलवान में हुआ, इसके कारण से भी आपस में जो है दोनों के बीच में मतभेद बने रहते हैं, चीन और भारत के बीच में। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसमें प्रतिद्वंदी भारत और चीन आपस में बन रहे हैं। क्योंकि देखो, चीन को एक चीज़ पता है कि कल के दिन मेरा काट कोई निकलेगा वो भारत होगा। उसको बस एक चीज़ पता है, कारण उसको ये पता है इनके पास उतनी ही आबादी है, उतना ही श्रम बल है, बस स्किल्ड नहीं है, युवा आबादी है यहाँ पे। ठीक है, यदि इस पूरी आबादी को स्किल्ड कर ले गए तो अच्छा खासा श्रम मिल जाएगा इनको। पूंजी की टेंशन इनको है नहीं,
पूंजी देने वाले बहुत सारे तैयार हैं और पूंजी ये खुद भी कैपिटल क्रिएट कर लेंगे, रिसोर्सेज बहुत हैं। एक बड़ा बाजार है भारत पूरे विश्व के लिए, तो भारत पूरे विश्व में। दूसरा क्या है, हम लोकतांत्रिक देश हैं, इसका भी डर उसे हमेशा बना रहता है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश हैं तो जनता को हम सर्वोपरि रखते हैं, फंडामेंटल राइट्स को सर्वोपरि रखते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे चूंकि एक निरंकुश पॉलिटिकल सिस्टम है, इस कारण से हमेशा चाइना डरता रहता है कि कब उसके यहाँ पे जनता रिवोल्ट ना कर दे। तो भारत को समझता है कि भारत एक स्थायित्व वाले स्थिति में आ चुका है, परिपक्वता की स्थिति में आ चुका है, मेच्योरिटी की स्थिति में आ चुका है। यहाँ की पब्लिक यदि एजुकेट हो गई तो ये बहुत मेच्योर हो जाएगी, तो वो चीज उसको, तो इस कारण से भारत को अपना एक बड़ा प्रतिद्वंदी समझता है। ठीक है, तो लिखिए चुनौतियों में पहला, चीन और भारत के विचारों में असमानता। चीन ब्रिक्स को अपने उत्थान के लिए प्रयोग करना चाहता है, जबकि भारत पश्चिमी देशों के विकल्प के तौर पे, हाँ, चीन ब्रिक्स को अपने उत्थान के लिए प्रयोग करना चाहता है, जबकि भारत ब्रिक्स को बहुध्रुवीयता तथा पश्चिमी देशों के समक्ष एक विकल्प के तौर पे उभारना चाहता है। ठीक है, पहली चुनौती। दूसरा लिखिए, चीन द्वारा प्रतिपादित ब्रिक्स प्लस, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका को शामिल किया जाना है, चीन द्वारा प्रतिपादित ब्रिक्स प्लस जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका को शामिल किया जाना है, भारत विरोधी भावना से प्रेरित लगती है। सिंगापुर वगैरह को एशिया में अगर इसमें शामिल करते तो कुछ फायदा भी होता। पाकिस्तान और श्रीलंका को ये क्या करेंगे? क्या? जैसे कि जो सिंगापुर है इधर एशियन कंट्री में, अगर इनको शामिल करते तो कुछ बेनिफिट होता आर्थिक तरीके से। सही कह रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अगला पॉइंट, डोकलाम पठार गलवान घाटी में आए दिन भारत और चीन के बीच उत्पन्न हो रहे सैन्य गतिरोध ने भी डोकलाम पठार गलवान घाटी पर भारत और चीन के बीच आए दिन हो रहे सैन्य गतिरोध ने इस धारणा को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है कि ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक आरामदायक राजनीतिक संबंध हमेशा संभव है। ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक आरामदायक राजनीतिक संबंध हमेशा संभव है। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रिक्स, लगभग ये टॉपिक आपका कंप्लीट। एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। लिखिए, ब्रिक्स देशों के लिए G20 विश्व व्यापार संगठन, देखो
अकेले काम तो करने से अच्छा है कि साथ में जो अन्य बहुत महत्वपूर्ण संगठन बने हुए हैं इनके साथ भी जुड़ करके काम किया जा सके। ठीक है, तो ब्रिक्स देशों के लिए G20, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, IMF के ढांचे के भीतर समन्वय को मजबूत करना अनिवार्य है। समन्वय को मजबूत करना अनिवार्य है। ब्रिक्स को व्यापक आर्थिक नीतियों और बहुपक्षीय सहयोग पर समन्वय को मजबूत करना चाहिए। साथ ही ब्रिक्स देशों को सांस्कृतिक और लोगों के मध्य आदान प्रदान एवं सहयोग के लिए इंटरनेट सहित तंत्र का पूरा उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ब्रिक्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी। ब्रिक्स सहयोग संगठन का जो क्वेश्चन एक बार आया था न्यू डेवलपमेंट बैंक से, तो आपको मैंने बता ही दिया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, चाइना में, संघाई में अवस्थित है। ठीक है, संघाई में अवस्थित है और बाकी 2014 में स्थापित किया गया था इसको ब्रिक्स देशों के द्वारा। ठीक है, चलिए।